डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आपको याद होगा कि लास्ट टाइम हमने करेक्टर पॉइंटर्स जो है इसके ऊपर डिस्कस किया था। करेक्टर पॉइंटर्स जो हैं ये ज़रा थोड़े डिफरेंटली ट्रीट होते हैं। इनमें हम विदाउट एलोकेटिंग द मेमोरी डायरेक्टली करेक्टर टाइप की स्ट्रिंग्स या डेटा जो है इसको स्टोर करवा सकते हैं, और इनका ट्रीटमेंट जो है वो थोड़ा इन कंपैरिजन टू द अदर टाइप ऑफ पॉइंटर्स जो है वो डिफरेंटली जो है वो परफॉर्म हो रहा होता है। पॉइंटर के बारे में हम कुछ लेक्चर्स जो हैं इनसे डिस्कस कर रहे हैं। पॉइंटर्स जो हैं अगर इनको हम समराइज करना चाहें तो पॉइंटर जो हैं दे आर द मेमोरी लोकेशंस जिनमें आप किसी दूसरी टाइप की मेमोरी जो है उसका एड्रेस जो है वो सेव कर सकते हैं। तो पॉइंटर जो है वो एक मेमोरी लोकेशन होती है जहां पे हम किसी दूसरी मेमोरी लोकेशन जो है उसका एड्रेस जो है वो सेव कर सकते हैं। तो अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो पॉइंटर्स जो है दे इटसेल्फ आर द मेमोरी लोकेशंस जहां पे आप किसी दूसरी मेमोरी लोकेशन जो है इसका एड्रेस जो है वो सेव कर सकते हैं। तो दिस इज राइट, आप पॉइंटर्स जो हैं इनको कंसिडर कर सकते हैं एज ए मेमोरी लोकेशन। तो पॉइंटर्स आर यूज्ड टू स्टोर द मेमोरी एड्रेसेस। ये एक ऐसी मेमोरी लोकेशन होती है विच इज यूज्ड टू स्टोर द मेमोरी एड्रेसेस। पॉइंटर्स आर आल्सो मेमोरी लोकेशंस, और नॉर्मली जो इनका एड्रेस होता है हर पॉइंटर जो है इसका एड्रेस जो है वो सेम ही होता है। अगर आप एक पॉइंटर टू इंटीजर बनाएं या पॉइंटर टू फ्लोट बनाएं या पॉइंटर टू कैरेक्टर बनाएं तो हर एक पॉइंटर जो है उसका एड्रेस जिस जो इसमें आप सेव करते हैं उस लोकेशन का साइज जो है वो सेम होता है। और इसकी रीजन भी हमें अंडरस्टैंडेबल है, क्योंकि किसी भी टाइप की मेमोरी हो एड्रेसेस जो हैं उसके सेम ही साइज के होंगे, इसलिए पॉइंटर्स को अपनी हर तरह की इंफॉर्मेशन को सेव करने के लिए सेम टाइप का साइज जो है वो रिक्वायर्ड होता है। पॉइंटर का साइज अगर आप देखना चाह रहे हैं तो आप साइज ऑफ ऑपरेटर के साथ जो है उसका साइज जो है वो देख सकते हैं। यहाँ पे एक सिंपल सी एग्जांपल आपको नजर आएगी जिसमें हम ये एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं। यहाँ पे आप देखिएगा हमने एक कैरेक्टर पॉइंटर और एक कैरेक्टर वेरिएबल लिया है, और फिर एक इंटीजर पॉइंटर और इंटीजर वेरिएबल लिया है, और फिर हमने एक डबल पॉइंटर और डबल वेरिएबल टाइप जो है इसको डिक्लेयर करवा के इसमें वैल्यू जो है सेव करवाई है। पॉइंटर्स के अंदर हमने हर रेलिवेंट जो वेरिएबल है उसका एड्रेस जो है वो सेव कर दिया है। पी के अंदर हमने ए का एड्रेस सेव कर दिया है, क्यू के अंदर हमने बी का एड्रेस सेव कर दिया है, और आर के अंदर हमने सी का एड्रेस सेव कर दिया। अब देखिएगा कि हमने साइज ऑफ ऑपरेटर से पॉइंटर का साइज डिस्प्ले करवाने की कोशिश की है, और साइज ऑफ ऑपरेटर से फिर हमने कैरेक्टर का साइज डिस्प्ले करवाया है। उसके बाद साइज ऑफ ऑपरेटर से क्यू टाइप का पॉइंटर विच इज इंटीजर टू पॉइंटर टू इंटीजर उसका साइज डिस्प्ले करवाया है, और फिर इंटीजर लोकेशन का साइज जो है वो डिस्प्ले करवाया है। ऐसे डबल पॉइंटर का साइज और डबल लोकेशन का साइज जो है वो हमने डिस्प्ले करवाया। अब अगर इसकी आउटपुट पे आप गौर करें तो जितने भी पॉइंटर वेरिएबल्स हैं आप अगर उन पे गौर करें तो उनके साइज सेम है, whether it is a pointer to character, whether it is a pointer to integer, or it is a pointer to float or pointer to double, इन सब का जो पॉइंटर लोकेशन का साइज है वो आप देख रहे हैं सब में 4 बाइट्स आ रहा है। लेकिन अगर आप वेरिएबल के साइज देखें तो वो वेरिएट है, मतलब कैरेक्टर का साइज 1 है, इंटीजर का साइज 4 बाइट्स है, और फ्लोट का साइज जो है डबल का साइज जो है वो आपको यहाँ पे 8 बाइट्स जो है वो नजर आ रहा है। तो पॉइंटर जो है वो बेसिकली मेमोरी लोकेशन ही होती हैं, और हर पॉइंटर लोकेशन का साइज जो है वो सेम होता है। और पॉइंटर लोकेशन में आप कोई ऑर्डिनरी डेटा सेव नहीं कर सकते, बल्कि आप वहां पे किसी लोकेशन का एड्रेस ही सेव कर सकते हैं। इसी डिस्कशन को अगर हम सामने रखें तो एड्रेस ऑफ पॉइंटर लोकेशन कैन बी डिस्प्लेड बाय यूजिंग दिस स्टेटमेंट। आप एक पॉइंटर डिक्लेयर करें और एंड पी के साथ आप पॉइंटर का एड्रेस जो है वो डिस्प्ले कर सकते हैं। पॉइंटर लोकेशन का एड्रेस जो है वो आप इस तरीके से डिस्प्ले कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पॉइंटर लोकेशन का एड्रेस किसी लोकेशन में सेव करना चाह रहे हैं तो व्हाट टाइप ऑफ लोकेशन विल इट बी, ये अब क्वेश्चन यहाँ पे राइज होता है। तो इसका आंसर है डबल पॉइंटर। तो व्हाट इफ वी वांट टू स्टोर द एड्रेस ऑफ ए पॉइंटर लोकेशन, तो वी यूज द डबल पॉइंटर फॉर दिस पर्पस। they are also known as pointer to pointer। तो डबल पॉइंटर बेसिकली हम क्यों यूज करते हैं, अगर हमने किसी पॉइंटर लोकेशन का एड्रेस सेव करना है
तो उसके लिए हम सिंगल पॉइंटर यूज नहीं करेंगे, बल्कि उसके लिए हम डबल पॉइंटर जो है वो यूज करेंगे। तो ये जो क्वेश्चन यहाँ पे हम राइज हो रहा था, इसका आंसर कुछ यूं है कि डबल पॉइंटर्स आर यूज्ड टू स्टोर द एड्रेस ऑफ ए पॉइंटर लोकेशन। ओके, इस सारी डिस्कशन को मैं ऐसे समराइज कर सकता हूं, ए सिंगल पॉइंटर इज यूज्ड टू स्टोर द एड्रेस ऑफ सम इंटीजर, फ्लोट और कैरेक्टर लोकेशन, एंड ए डबल पॉइंटर इज यूज्ड टू स्टोर द एड्रेस ऑफ सम पॉइंटर लोकेशन। जो है इस पर्पस के लिए हम डबल पॉइंटर जो है वो यूज कर रहे होते हैं या यूज करना जो है वो चाह रहे होते हैं। इस चीज को आप इस तरीके से देख सकते हैं, दिस इज हाउ वी एक्चुअली डिक्लेयर द डबल पॉइंटर्स। डबल स्टैरिक हम यूज करते हैं वेरिएबल नेम से पहले, अगर हम डबल पॉइंटर जो है इसको डिक्लेयर करना चाह रहे हैं। और इस डिस्कशन को आप लॉजिकली एक्सटेंड भी कर सकते हैं कि अगर आपने डबल पॉइंटर का एड्रेस यूज करना है तो आप इसके लिए ट्रिपल पॉइंटर यूज करेंगे एंड सो ऑन। नॉर्मली हम इतने दूर तक लॉजिकली नहीं जाते, बल्कि हम सिर्फ अपने आप को डबल पॉइंटर तक ही मोस्टली महदूद रख रहे होते हैं। और डबल पॉइंटर जो है इनका पर्पस या मकसद ये होता है कि इसके साथ हम इसको यूज करके किसी पॉइंटर लोकेशन का एड्रेस जो है वो सेव कर सकते हैं। यहाँ पे एक डिस्कशन जो है वो अराइज होती है कि जब हम पॉइंटर में किसी लोकेशन का एड्रेस सेव कर देते हैं, फॉर एग्जांपल ये P के अंदर हमने A का एड्रेस सेव कर लिया, तो हमने ये बात की थी कि आप A को P के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। ओके, तो उसका तरीका क्या होता है कि आप P के साथ स्टेरिक लिखते हैं, स्टेरिक P, तो बेसिकली आप एक्सेस कर सकते हैं इस तरीके से लोकेशन A को। अब यहाँ पे अगर हम डबल पॉइंटर यूज कर रहे हैं तो डबल पॉइंटर के साथ पॉइंटर नोटेशन को आफ्टर इनिशियलाइजेशन यूज करने का मकसद क्या होगा, या डबल पॉइंटर अगर हम यूज करते हैं तो इसका मतलब क्या होगा, इन क्वेश्चंस को जो है वो अभी हम इस प्रोग्राम के जरूर आंसर करने की कोशिश करते हैं। लेट्स से यहाँ पे आपने एक वेरिएबल ले लिया 44n, उसमें आपने 44 सेव कर दिया। उसके बाद आपने एक सिंगल पॉइंटर लिया और उसमें आपने n का एड्रेस सेव कर दिया। ओके जी, उसके बाद आपने एक डबल पॉइंटर लिया और उसमें आपने पॉइंटर का एड्रेस सेव कर दिया। ओके, नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। जब आप डबल पॉइंटर में किसी लोकेशन का एड्रेस सेव कर लेते हैं तो उसके बाद क्या होता है, आप जरा यहां पे देखिएगा कि उसके बाद क्या होता है। देखिए ppn जो है ये बेसिकली एक पॉइंटर है एंड इट इज ए डबल पॉइंटर। अगर आप ppn को बगैर स्टैरिक के यूज करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप पॉइंटर लोकेशन में जो सेव है उसकी बात कर रहे हैं, और पॉइंटर लोकेशन के अंदर क्या सेव है, इस pn का एड्रेस सेव है। लेट्स से आप सी आउट करते हैं ppn, तो बेसिकली क्या सी आउट होगा, एड्रेस ऑफ पॉइंटर pn जो है वो डिस्प्ले होगा। ओके जी, अगर आप ppn के साथ एक दफा स्टैरिक यूज करते हैं, ओके, ppn के साथ अगर आप वन टाइम स्टैरिक यूज करते हैं तो इससे क्या डिस्प्ले होगा। देखिए वन टाइम स्टैरिक यूज करने का मतलब ये है कि आप उस लोकेशन पे चले जाएंगे जो एड्रेस ppn में सेव है, और वो बेसिकली किसकी लोकेशन है, ppn की लोकेशन है, और आप उसको डिस्प्ले कर देंगे कि व्हाट इज सेव्ड इनसाइड द ppn। और ppn में एक्चुअली क्या सेव है, ppn में एड्रेस ऑफ n सेव है। तो एक दफा स्टैरिक डिस्प्ले करने से क्या डिस्प्ले होगा, एड्रेस ऑफ n डिस्प्ले होगा। और अगर आप स्टैरिक यूज नहीं करते तो एड्रेस ऑफ pn डिस्प्ले होगा। ओके, और अगर आप दो दफा स्टैरिक यूज करते हैं ppn के साथ, टू टाइम्स स्टैरिक यूज करते हैं विद ppn, तो इसका मतलब यह है कि आप एक दफा जंप करके लोकेशन ऑफ pn पे चले जाएंगे और दूसरे स्टैरिक के साथ आप जंप करके उस लोकेशन पे चले जाएंगे जहां पे एड्रेस ऑफ जिस लोकेशन का एड्रेस आपने ppn में सेव किया हुआ है, एंड दैट इज n बेसिकली। और n जो है वो आप जानते हैं उसमें 44 सेव है, तो यहां पे क्या डिस्प्ले होगा, 44 जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा।
तो इस चीज को आपने ध्यान में रखना है कि अगर हम डबल पॉइंटर यूज कर रहे हैं तो डबल पॉइंटर में डबल टाइम स्टेरिक यूज करने का मतलब वैल्यू होता है। एक दफा स्टेरिक यूज करने का मतलब भी एड्रेस होता है और स्टेरिक यूज ना करने का मतलब भी एड्रेस होता है। ये चीज जो है इसको जरा यहाँ पे इस डायग्राम से देखें। लेट्स से आपके पास एक वेरिएबल n था और आपने उस n का एड्रेस सेव कर दिया pn के अंदर, और उसके बाद आपने एक और ppn लिया और ppn में आपने pn का एड्रेस जो है वो सेव कर दिया। तो जब आप ppn के साथ कोई भी स्टेरिक यूज नहीं करते तो बेसिकली आप बात कर रहे हैं इस लोकेशन की, ओके। और अगर आप इसके साथ एक स्टेरिक यूज करते हैं तो आप जंप करके चले जाते हैं इस लोकेशन के ऊपर, ओके। और जब आप दो दफा स्टेरिक यूज करते हैं तो आप डबल जंप करके इस लोकेशन के ऊपर चले जाते हैं जहां पे आपने 44 जो है वो सेव किया हुआ है, ओके जी। तो दिस इज ऑल वी हैव फॉर द डबल पॉइंटर्स। और डबल पॉइंटर्स जो हैं दे आर बेसिकली यूज टू स्टोर द एड्रेस ऑफ सम पॉइंटर लोकेशन। मैं चाहूंगा कि आपको थोड़ा सा इसका डेमोस्ट्रेट भी कर दूं, इस सारे कॉन्सेप्ट को कंपाइलर के ऊपर जाके थोड़ा सा इसको मैं डेमोस्ट्रेट कर दूं। आई हैव ओपन द कंपाइलर हियर और यहाँ पे लेट्स से मैं एक पॉइंटर ले लेता हूँ p नाम का और एक डबल पॉइंटर ले लेता हूँ q नाम का। आप देख रहे हैं कि एक पॉइंटर के साथ आपने एक दफा स्टेरिक यूज किया और डबल पॉइंटर के साथ आपने 2 टाइम जो है वो स्टेरिक जो है वो यूज किया। अब आप Q के अंदर जो है Q के अंदर आप सेव कर दें इज इक्वल टू एंड P, मतलब एड्रेस ऑफ P जो है वो आप Q के अंदर सेव कर दें, ओके। और उसके बाद आप सी आउट करें, लेट्स से आप सी आउट कर दें एंड Q को, ओके। एंड Q को तो नहीं, हम एंड P को डिस्प्ले करते हैं और फिर हम एंड L के साथ डिस्प्ले करते हैं Q को, ओके। और फिर हम डिस्प्ले करते हैं स्टेरिक Q को एंड L के साथ, स्टेरिक Q जो है इसको डिस्प्ले करते हैं और फिर हम एंड L के साथ डबल स्टेरिक Q जो है इसको सेव करते हैं, डबल स्टेरिक Q जो है इसको सेव करते हैं। अभी आप गौर करिएगा कि हमने कोई ऑर्डिनरी वेरिएबल यहां पे नहीं लिया हुआ और P के अंदर बेसिकली हमने कोई एड्रेस सेव नहीं किया हुआ। तो आप ये देखेंगे कि आपके प्रोग्राम में पॉसिबली एरर आएगी और ये काइंड ऑफ एरर है, दिस इज बेसिकली इज द सेमीकोलन एरर। तो इसको हम दोबारा एग्जीक्यूट कर रहे हैं आफ्टर प्लेसिंग द सेमीकोलन। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपको रन टाइम एरर आ रही है। रीजन ये है कि आपने डबल पॉइंटर को, जो डबल स्टेरिक के साथ आप जिस लोकेशन को एक्सेस कर रहे हैं वो लोकेशन एक्चुअली कोई भी नहीं है और आपने वहां पे उसको अप्रोप्रिएटली लोकेशन के तौर पे यूज नहीं किया हुआ। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा इस प्रोग्राम को चेंज करता हूँ और यहाँ पे एक n नाम का वेरिएबल ले लेता हूँ, लेट्स से उस पे हम 44 ही सेव कर देते हैं और यहाँ पे हम p इज इक्वल टू कर देते हैं एंड n जो है इसमें हम सेव कर देते हैं। मतलब ये कि हमने सिंगल पॉइंटर के अंदर n का एड्रेस जो है वो सेव कर दिया। अब जरा सारी आउटपुट स्टेटमेंट्स को दोबारा से सेव कर देख लें। एंड p जो है ये पॉइंटर का एड्रेस दिखाएगा और q डबल पॉइंटर है और आप बगैर स्टेरिक के यूज कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये दोनों आउटपुट सेम होनी चाहिए, ये भी p का एड्रेस दिखाएगा और एंड p भी p का एड्रेस दिखाएगा। उसके बाद स्टेरिक p जो है ये n का एड्रेस दिखाएगा और डबल स्टेरिक जो है ये डिस्प्ले करेगा 44 को। अब मैं इसको एग्जीक्यूट कर रहा हूं, आप इसके आउटपुट पे गौर करिएगा। अब आप इसके आउटपुट पे गौर करें, फर्स्ट 2 वैल्यूज आप देख रहे हैं सेम है, थर्ड वैल्यू जो है वो एड्रेस ऑफ n है और आखिर में आपको 44 जो है वो नजर आ रहा है। ओके जी, दिस इज ऑल वी कैन डिस्कस फॉर द डबल पॉइंटर्स। अपनी डिस्कशन को आगे लेके जाते हैं और नेक्स्ट टॉपिक जो है इसके ऊपर हम बात करते हैं। पॉइंटर्स जो है इसके टॉपिक को हम यहाँ पे एंड कर रहे हैं और नेक्स्ट टॉपिक जो है इसके ऊपर हम मूव कर रहे हैं और हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है इसको हम कहते हैं स्ट्रक्चर्स। स्ट्रक्चर जो है ये बेसिकली एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। यहाँ पे एक बड़ी प्रॉपर टर्म मैं यूज करने जा रहा हूं विच इज यूजर डिफाइंड डेटा टाइप।
ओके, यूजर मतलब प्रोग्रामर, नॉर्मली लैंग्वेज को प्रोग्रामर ही यूज कर रहे होते हैं। तो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप जो है इसकी एक जो टाइप है दैट इज स्ट्रक्चर्स। अब जरा ये थोड़ा सा देख लें कि यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स एक्चुअली क्या होती है। कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर आप यूज करते हैं तो इसमें दो तरह की डेटा टाइप्स होती हैं, एक जिनको हम बिल्ट इन डेटा टाइप्स कहते हैं या अवेलेबल डेटा टाइप्स कहते हैं, और दूसरी जिनको हम प्रोग्रामर डिफाइंड या यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स के तौर पे रेफर कर रहे होते हैं। एज फार एज द बिल्ट इन डेटा टाइप्स आर कंसर्न, तो कैरेक्टर, इंटीजर, फ्लोट्स वगैरह जो है ये सारी क्या है, ये बेसिकली बिल्ट इन डेटा टाइप्स हैं। ये ऐसी डेटा टाइप्स हैं जिनको हमने नहीं बनाया, बल्कि ये लैंग्वेज के अंदर ऑलरेडी अवेलेबल हैं और हम सिर्फ इनको अपने प्रोग्राम्स के अंदर यूज करते हैं। हमें पता है कि हर डेटा टाइप जो है वो किस मकसद के लिए यूज होती है, और जो भी उसका अप्रोप्रिएट मकसद है उसके अकॉर्डिंगली हम उस डेटा टाइप जो है इसको यूज कर रहे होते हैं। इंटीजर, फ्लोट, डबल और ये सारी जो है ये हमारे पास काइंड ऑफ बिल्ट इन डेटा टाइप्स है। और आप जानते हैं कि इस हर डेटा टाइप के आप वेरिएबल बनाते हैं, और बेसिकली हम तीन तरीके से वेरिएबल बना सकते हैं। या तो हम ऑर्डिनरी वेरिएबल बना सकते हैं लाइक दिस, या हम कोई पॉइंटर वेरिएबल बना सकते हैं लाइक दिस, ओके, और या हम कोई एरे बना सकते हैं। और एरे बनाने का तरीका भी हमें पता है कि हम ये ब्रैकेट यूज करते हैं और साइज के साथ जो है वो एरे जो है इसको डिफाइन कर रहे होते हैं। तो जितनी भी बिल्ट इन डेटा टाइप्स है आप उनके वेरिएबल्स बनाते हैं, और तीन तरह के वेरिएबल्स होते हैं, या ऑर्डिनरी वेरिएबल्स होते हैं सिंगल मेमोरी लोकेशन, या पॉइंटर वेरिएबल होते हैं वेयर यू कैन स्टोर द एड्रेस ऑफ दिस टाइप लोकेशन, या आप उसकी एक बल्क ऑफ मेमोरी लोकेशन रिजर्व करवाते हैं बाय यूजिंग द एरेज। तो ये जो डेटा टाइप्स हैं इनकी खुसूसियत या अलामत ये होती है कि ये लैंग्वेज के अंदर ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं, तो हम अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इनको यूज करते हैं। लेकिन सम टाइम हमारी रिक्वायरमेंट थोड़ी बढ़ जाती है और हमें कुछ और तरह के डेटा टाइप्स जो हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं। ऐसे डेटा टाइप जो हमारे डिफरेंट अदर टास्क के अंदर जो है वो यूज हो सके, हमारी बिजनेस एक्टिविटीज के अंदर यूज हो सके, तो हमें कुछ ऐसे मॉडिफाइड या सेल्फ जो सफिशिएंट टाइप के डेटा टाइप्स जो हैं इनकी रिक्वायरमेंट जो है वो हमें अराइज हो रही होती है। तो इस तरह के डेटा टाइप जो हैं ये भी लैंग्वेज हमें फैसिलिटेट करती है कि हम अपने प्रोग्राम्स में बना सकते हैं एज पर आवर नीड, और अगर हम इन्हें एज पर आवर नीड बनाएं तो इस तरह के डेटा टाइप्स जो हैं इनको हम प्रोग्रामर डिफाइंड डेटा टाइप्स कहते हैं। इनको हम सम टाइम एडीटीज का नाम भी दे रहे होते हैं, दैट इज एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स। एडीटीज का भी हम इसको सम टाइम कह रहे होते हैं एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स। एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स जो है इसकी डिफरेंट तरह की नीड हमें होती है अपने प्रोग्राम्स के अकॉर्डिंगली, अपने टास्क के अकॉर्डिंगली, और हम इनको यूज करते हैं एज पर आवर नीड। दो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप जो है दे आर एक्सट्रीमली फेमस, एक जिनको हम स्ट्रक्चर्स कहते हैं और दूसरा जिसको हम क्लास कहते हैं। स्ट्रक्चर और क्लास जो है ये लैंग्वेज के अंदर अवेलेबल प्रोग्रामर या यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स जो है वो होते हैं, जिनको हम अपनी रिक्वायरमेंट या अपनी जरूरत के अकॉर्डिंगली जो है वो बना रहे होते हैं। आप इनको जरा देख लेते हैं वन बाय वन। वी विल स्टार्ट डिस्कसिंग विद द स्ट्रक्चर्स, और जब अगले 2-3 लेक्चर्स के अंदर हम इसको कवर कर लेंगे, 1-2 लेक्चर्स के अंदर, तो हम अगले डेटा टाइप के ऊपर शिफ्ट कर देंगे विच इज नोन एज क्लासेस। लेट्स स्टार्ट विद द स्ट्रक्चर्स। पहले तो हम ये डिस्कस करते हैं कि स्ट्रक्चर्स की हमें जरूरत क्यों होती है। स्ट्रक्चर जो है ये एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, आप पहले भी इसको देख चुके हुए हैं। यूज्ड टू डिफाइन द ऑब्जेक्ट हैविंग सेम प्रॉपर्टीज। अगर आप किसी बिजनेस में हैं, किसी स्कूल में हैं, किसी बैंक में हैं, तो वहां पे आपके पास कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, ऐसे आपके पास एंटिटीज हो सकती हैं जिनकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज सेम है। तो आपने उनको प्रोसेस करना है,
तो वहां पे आप स्ट्रक्चर्स को यूज कर सकते हैं। तो अगर आपके पास कुछ ऐसी एंटिटीज हैं जिनकी सेम प्रॉपर्टीज हैं और आप उनको प्रोग्राम करना चाह रहे हैं, तो वहां पे आप स्ट्रक्चर्स जो हैं एज ए यूजर डिफाइंड डेटा टाइप इनको यूज कर सकते हैं। इसकी कुछ एग्जांपल्स जरा देख लें। फॉर एग्जांपल, आप एक यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट हैं और यूनिवर्सिटी में बहुत सारे और स्टूडेंट्स भी होते हैं। आप जानते हैं कि एनटीयू के अंदर वी हैव ऑलमोस्ट 4000 स्टूडेंट्स जो हैं जो एनटीयू के अंदर ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट लेवल्स के ऊपर जो है वो पढ़ रहे हैं, डिफरेंट डिग्री प्रोग्राम्स के अंदर इनरोल्ड हैं। अब अगर आप गौर करें तो हर स्टूडेंट की कौन सी इंफॉर्मेशन एनटीयू को रिक्वायर्ड है, तो मोस्टली जो इंफॉर्मेशन एनटीयू को रिक्वायर्ड होती है वो उसका रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। जैसे आप जानते हैं कि आपके रजिस्ट्रेशन नंबर होते हैं, फॉर एग्जांपल 20 और उसके बाद CS और फिर एनटीयू, इस तरह से करके आपके रजिस्ट्रेशन नंबर्स होते हैं और फिर आगे कोई 4 डिजिट नंबर यहाँ पे अवेलेबल होता है। स्टूडेंट का नेम, स्टूडेंट का CGPA, स्टूडेंट का डिग्री प्रोग्राम, वो टेक्सटाइल इंजीनियरिंग में है, वो कंप्यूटर साइंस में है, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में है, वो किस प्रोग्राम के अंदर है। तो इसके अलावा भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं जिनको एनटीयू हर स्टूडेंट के लिए प्रोसेस कर रहा है। अब अगर हम गौर करें और ये कहें कि ये जो नाम है, ये रजिस्ट्रेशन नंबर है, CGPA है, ये प्रॉपर्टीज हैं और इन प्रॉपर्टीज जो हैं ये सारे स्टूडेंट्स की कॉमन है। इनकी वैल्यूज डिफरेंट हो सकती है, मतलब हर स्टूडेंट का नाम डिफरेंट है, लेकिन हर स्टूडेंट का नेम जरूर होगा एंड नेम इज ए प्रॉपर्टी हियर। ओके, ऐसे ही हर स्टूडेंट का जो एनटीयू में एनरोल्ड है उसका रजिस्ट्रेशन नंबर भी होगा और रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो यहाँ पे प्रॉपर्टी है। रजिस्ट्रेशन नंबर जो है इट इज ए प्रॉपर्टी और हर स्टूडेंट के लिए आप जानते हैं कि रजिस्ट्रेशन नंबर की वैल्यू जो है वो डिफरेंट होती है। तो वैल्यू प्रॉपर्टी नहीं है रजिस्ट्रेशन नंबर की, बल्कि रजिस्ट्रेशन नंबर इटसेल्फ एक प्रॉपर्टी है। आगे जो 3000 स्टूडेंट हैं, हर रजिस्ट्रेशन नंबर की अलग से एक वैल्यू है। ऐसे स्टूडेंट का नेम एक प्रॉपर्टी है, उसका फादर नेम प्रॉपर्टी है, उसका एड्रेस प्रॉपर्टी है, उसका फोन नंबर प्रॉपर्टी है, उसका ब्लड ग्रुप प्रॉपर्टी है। तो ये वो सारी प्रॉपर्टीज हैं जो एनटीयू के स्टूडेंट्स के अंदर कॉमन है। और अगर आप एनटीयू के स्टूडेंट के रिलेटेड कोई प्रोग्राम बनाना चाह रहे हैं और आप इन प्रॉपर्टीज को डील करना चाह रहे हैं तो आप स्ट्रक्चर्स को यूज कर सकते हैं। लेट्स कंसिडर अनदर एग्जांपल हियर, टीचर। जैसे आप देखें कि एनटीयू के अंदर बहुत सारे टीचर्स भी हैं। अब टीचर्स की डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं, उनका आईडी है, उनका नेम है, उनका ग्रेड है, उनकी सैलरी है। आप जानते हैं हर टीचर का डिफरेंट नेम होगा, लेकिन हर एक का नेम जरूर होगा। नेम इज ए प्रॉपर्टी है। वैल्यू ऑफ द नेम इज डिफरेंट फॉर टीचर्स। आईडी इज ए प्रॉपर्टी, आईडीज विल बी डिफरेंट फॉर द टीचर्स। ऐसे ही ग्रेड और सैलरी इज ए प्रॉपर्टी और उनकी वैल्यू इज अनदर थिंग। तो हम वो बात कर रहे हैं वो कॉमन क्राइटेरियाज की, जिसकी बेसिस के ऊपर हम इन एंटिटीज को प्रोसेस कर सकते हैं। एक और एग्जांपल देख लें, कंप्यूटर है, जैसे इसकी पॉसिबल प्रॉपर्टीज हो सकती हैं आईडी, ब्रांड, स्पीड, मेमोरी, ये सारी जो हैं ये इनकी कॉमन प्रॉपर्टीज हैं। ओके, ऐसे अगर आप देखिएगा तो आपका अटेंडेंस क्वेश्चन ये है कि अगर आपके पास एक एंटिटी है एम्प्लॉय, ओके, तो आपने कोई 5 प्रॉपर्टीज इसकी बतानी है जो कि सारे एम्प्लॉयज के अंदर कॉमन हो सकती हैं। कॉमन प्रॉपर्टीज की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, जो कि सारे एम्प्लॉयज के अंदर जो है वो कॉमन हो सकती है। तो एम्प्लॉय जो है इसकी आपने कॉमन प्रॉपर्टीज एक तो बतानी है इसके आंसर के तौर पे, अपने ये जो क्वेश्चन है आपका अटेंडेंस क्वेश्चन है। और दूसरा आप एक लाइब्रेरी देखें और लाइब्रेरी में हम जानते हैं बुक्स होती हैं, तो आपने कोई 5 ऐसी प्रॉपर्टीज बतानी है जो कि बुक की प्रॉपर्टी के तौर पे कंसिडर हो सकती है। ओके जी, तो हम ये बात कर रहे हैं कि स्ट्रक्चर्स को हम यूज क्यों करते हैं। स्ट्रक्चर्स को यूज करने का मकसद ये होता है कि अगर आप किसी ऐसी सिचुएशन को प्रोग्राम करना चाह रहे हैं, यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं
एंटिटीज हैं एंड दे हैव कॉमन प्रॉपर्टीज, और आप उनको प्रोग्राम करना चाह रहे हैं, तो वहां पे आप स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट जो है वो यूज कर सकते हैं। तो होपफुली कुछ हद तक मैंने आपको रियलाइज करवा दिया होगा कि स्ट्रक्चर हम यूज क्यों करते हैं। अब जरा देखते हैं कि C++ में स्ट्रक्चर को डिफाइन करने का तरीका क्या होता है। C++ के अंदर स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए हमारे पास कीवर्ड होता है स्ट्रक्ट का। उसके बाद आप स्ट्रक्चर को नेम देते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमने स्ट्रक्चर को स्टूडेंट नेम दिया है, और उसके बाद स्ट्रक्चर जो है वो स्टार्टिंग ब्रेस के साथ स्टार्ट होती है। उसके बाद आपने स्ट्रक्चर की प्रॉपर्टीज, जो कॉमन प्रॉपर्टीज जिनके ऊपर हम बात कर रहे थे, वो कॉमन प्रॉपर्टीज डिफाइन करनी है। मतलब स्टूडेंट की कॉमन प्रॉपर्टीज क्या हो सकती हैं, उसका नेम हो सकता है। आप देखें नेम के लिए हमने डेटा टाइप ली है कैरेक्टर एरे, और स्टूडेंट का एड्रेस हो सकता है, और स्टूडेंट का जीपीए हो सकता है। तो हर एक प्रॉपर्टी के लिए हमने अप्रोप्रिएट डेटा टाइप ले ली, और यहां पे हमने स्टूडेंट की 3 प्रॉपर्टीज बनाई हैं। आप ज्यादा भी बना सकते हैं, लेकिन हमने अभी जो एग्जांपल देख रहे हैं इसमें 3 प्रॉपर्टीज बनाई हैं। उसके बाद आपने स्ट्रक्चर को एंड किया एंडिंग ब्रेस के साथ, और एक डिफरेंट चीज आप यहां पे नोटिस कर रहे हैं कि एंडिंग ब्रेस के बाद आपने सेमीकोलन यूज किया है। तो ये आपने याद रखना है कि स्ट्रक्चर्स को जब आप डिफाइन करते हैं, जिसको हम स्ट्रक्चर की डेफिनेशन कहते हैं, स्ट्रक्चर्स को डिफाइन करने के लिए आपने एंडिंग ब्रेस के बाद सेमीकोलन यूज करना होता है। ये आप फंक्शंस या बाकी जगह पे यूज नहीं करके आए, लेकिन स्पेसिफिकली ये काम आप स्ट्रक्चर्स के लिए जरूर करते हैं। आप जब स्ट्रक्चर्स को एंड करते हैं तो उसकी एंडिंग ब्रेस के बाद आप सेमीकोलन जो है वो यूज करते हैं। अब आपने एक सिंपल सी स्ट्रक्चर बना ली है जिसका नाम स्टूडेंट है। स्टूडेंट इज एन आइडेंटिफायर, जैसे वेरिएबल नेम होता है, एरे नेम होता है, पॉइंटर नेम होता है, फंक्शन नेम होता है, ऐसे ही आप स्ट्रक्चर को कोई भी नाम दे सकते हैं। यहां पे हमने उसको स्टूडेंट नाम दिया है, आप इसको कोई और नेम भी दे सकते हैं। इस स्ट्रक्चर के हमारे पास 3 प्रॉपर्टीज हैं, या इसको हम मेंबर्स भी कहते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर आपको नजर आ रही है, इस स्ट्रक्चर की हमारे पास कितनी प्रॉपर्टीज हैं? 3 प्रॉपर्टीज हैं, या इसको हम स्ट्रक्चर के मेंबर्स भी कह रहे होते हैं, प्रॉपर्टीज भी कह रहे होते हैं, और इसको हम मेंबर के तौर पे भी रेफर कर रहे होते हैं। ओके जी, तो आप पहले तो ये सोचते हैं कि मैं एक स्ट्रक्चर बनाने जा रहा हूं और उस स्ट्रक्चर की कितनी प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, और फिर 1 बाय 1 उन स्ट्रक्चर की प्रॉपर्टीज को आप इस तरीके से डिफाइन करते हैं। उसके बाद जब आप स्ट्रक्चर बना लेते हैं तो फिर आप स्ट्रक्चर के वेरिएबल्स बनाते हैं। ओके, याद है हमने पहले बात की थी कि स्ट्रक्चर्स आर यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स। तो जैसे आप इंटीजर टाइप के वेरिएबल बनाते हैं, इंट, और आप अगर 2 वेरिएबल्स बनाना चाह रहे हैं, x एंड y, तो आप उनको x एंड y के तौर पे डिक्लेयर कर सकते हैं। अब स्टूडेंट आपकी अपनी डेटा टाइप है, और आपने यहां पे उसके 3 वेरिएबल बना लिए, s1, s2 एंड s3। These are variables of type student. जैसे x एंड y are the variables of type integer, तो ये क्या है? ये वेरिएबल्स ऑफ टाइप स्टूडेंट है। फर्क क्या है कि इंटीजर एक बिल्ट इन डेटा टाइप है और स्टूडेंट आपकी अपनी बनाई हुई यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, जिसका स्ट्रक्चर ये है। ओके, और यहां पे आपने उसके 3 वेरिएबल क्रिएट किए हैं, और उन वेरिएबल्स का नाम है s1, s2 एंड s3। आप स्ट्रक्चर्स को ज्यादा मीनिंगफुल नेम भी दे सकते हैं, जैसे यहाँ पे स्टूडेंट के 2 वेरिएबल्स हैं, एक का नाम अली है और दूसरे का नाम वकास है। ओके, तो इस सारी डिस्कशन को मैं कुछ इस तरीके से समराइज कर सकता हूं कि हम पहले स्ट्रक्चर बनाते हैं और फिर उस स्ट्रक्चर के हम वेरिएबल्स जो हैं वो क्रिएट कर रहे होते हैं। जैसे आपको यहाँ पे नजर आ रहा है कि हमने एक स्ट्रक्चर बनाई और उसके बाद हमने उसके वेरिएबल्स जो हैं वो क्रिएट किए। ओके जी, इस लेक्चर को मैं या इस वीडियो को मैं यहाँ पे एंड कर रहा हूँ। इसका नेक्स्ट पार्ट जो है वो होपफुली आपको कल अपलोड हो जाएगा। आपका अटेंडेंस क्वेश्चन जो है वो एक तो ये है कि आपने
ये जो दो एग्जाम्पल्स हैं इनकी कॉमन प्रॉपर्टीज बतानी है 5 और उसके बाद आपने इनकी स्ट्रक्चर्स बनानी है। ओके, आपने सेकंड आपका क्वेश्चन ये है कि आपने इनकी स्ट्रक्चर्स बनानी है। जो कॉमन आप प्रॉपर्टीज बनाएंगे उसकी आपने स्ट्रक्चर क्रिएट करनी है। ओके, स्ट्रक्चर आप स्ट्रक्चर जब क्रिएट करेंगे तो जो वेरिएबल है उसकी आप अकॉर्डिंगली डेटा टाइप बना सकते हैं। जैसे एम्प्लॉय के नेम के लिए आपको एरे चाहिए होगी, एम्प्लॉय के फोन नंबर के लिए आपको एरे चाहिए होगी, सैलरी के लिए आप इंटीजर यूज कर सकते हैं। तो जो भी आप प्रॉपर्टीज बनाएंगे उसको उसके अप्रोप्रिएट डेटा टाइप बना के आपने उसके उसको स्ट्रक्चर को क्रिएट करना है। जैसे आपको नेक्स्ट स्लाइड में नजर आया था, आपने उसी तरीके से उसको क्रिएट करना है। थर्ड आपने ये करना है कि आपने इसके वेरिएबल्स बनाने हैं। ओके, तो स्ट्रक्चर की डेफिनेशन देनी है और उसके तीन वेरिएबल्स बनाने हैं। ओके जी, तो जब ये वीडियो अपलोड हो जाएगी तो विद इन 24 आवर्स आपने इन क्वेश्चंस को आंसर करना है। इसकी बेसिस के ऊपर आपकी अटेंडेंस जो है वो परफॉर्म होगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।